गुड मॉर्निंग एवरीवन। लास्ट लेक्चर में हम जो सिंथेटिक फाइबर था उसके टाइप्स के बारे में हमने डिस्कस करी थी और उसमें सबसे पहला टाइप था रेयॉन। रेयॉन को आर्टिफिशियल सिल्क भी बोला जाता है और उसके सारे जो फीचर्स उसके बारे में हमने डिस्कस किया था थोड़ा बहुत डिटेल में। ठीक है, अब आता है नेक्स्ट टाइप, वो है नायलॉन। नायलॉन आपने देखा भी होगा कि वो जो आपके घर के पास में जो प्लास्टिक के वो जो धागे होते हैं वो नायलॉन ही होता है। जैसे आपके घर में जो कार्टन्स वगैरह आते हैं, कार्टन्स में जो हैवी सामान आता है तो कार्टन को भी बांधने के लिए ये नायलॉन के ही ये जो धागे होते हैं, प्लास्टिक के जो होते हैं धागे, उन्हीं को यूज़ किया जाता है। ये बहुत स्ट्रॉन्ग भी होते हैं। ठीक है, तो नायलॉन के आगे बारे में पढ़ते हैं। नायलॉन इज़ अनदर मैन मेड फाइबर। ऑब्वियसली हम मैन मेड फाइबर के बारे में ही बात कर रहे हैं। इन 1931 इट वॉज मेड विदाउट यूजिंग एनी नेचुरल रॉ मटेरियल फ्रॉम प्लांट और एनिमल। मतलब ये एक ऐसा फाइबर था जिसको पहली बार ऐसा हुआ था कि इसको बनाने में किसी भी तरह का नेचुरल कोई इंग्रेडिएंट की ज़रूरत नहीं पड़ी, नेचुरल रॉ मटेरियल की ज़रूरत नहीं पड़ी। ठीक है, तो इसीलिए इसको क्या बोल सकते हैं कि ये दिस इज़ अ ट्रू सिंथेटिक फाइबर। ट्रू सिंथेटिक फाइबर क्यों बोल सकते हैं? क्योंकि इसमें कहीं से भी नेचुरल रॉ मटेरियल्स की ज़रूरत हमें नहीं पड़ी थी, या हमने रॉ मटेरियल्स नेचर से नहीं लिया था, ऑब्टेन नहीं किया था। ठीक है, इट वॉज प्रिपेयर्ड फ्रॉम कोल, वाटर एंड एयर। ठीक है, ये कैसे प्रिपेयर किया गया था? कोल, वाटर एंड एयर का यूज़ करके इन्होंने प्रिपेयर किया था। इट वॉज द फर्स्ट फुल्ली सिंथेटिक फाइबर। तो फुल्ली सिंथेटिक फाइबर को हम ट्रू सिंथेटिक फाइबर भी बोल सकते हैं, क्योंकि ये मैन मेड था। ये एक मैन मेड ऐसा फाइबर था, फर्स्ट ऐसा फाइबर था जिसमें किसी भी नेचुरल रॉ मटेरियल की ज़रूरत नहीं पड़ी थी हमें। ठीक है, और 1931, ये भी याद रखना है कौन से ईयर में ये इसको बनाया गया था, 1931 में। आगे कह रहा है कि नायलॉन फाइबर इज़ स्ट्रॉन्ग, इलास्टिक एंड लाइट। आप देख सकते हो वो जो प्लास्टिक का जो वो रस्सी आता है, बिल्कुल पतले पतले से होते हैं, वो आप उसको जो है एज्यूम कर सकते हो या उसको जो है ऑब्जर्व कर सकते हो। वो आपको पता है कि वो बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है, इलास्टिक भी होता है एंड लाइट भी होता है। इलास्टिक कैसे? जब आप उसको खींचते हो वो थोड़ा सा खिंच भी जाता है, वो एकदम से नहीं टूटता है। ठीक है, और लाइट वेट भी होता है। ये भी आपको पता है। उसकी जगह पे अगर आप जूट का कोई रस्सी वगैरह लेते हो तो वो रिलेटिवली ज़्यादा थोड़ा सा भारी लगेगा, और उसके ऊपर अगर पानी पड़ेगा तो वो और ज़्यादा भारी हो जाता है। ठीक है, तो नायलॉन की खास बात क्या है कि ये स्ट्रॉन्ग भी है, इलास्टिक भी है और लाइट वेट भी है। ठीक है, इट वॉज लस्चरस एंड ईजी टू वॉश। ये इसमें थोड़ा सा शाइन वगैरह होता है और ईजी टू वॉश भी है। सो इट बिकेम वेरी पॉपुलर फॉर मेकिंग क्लोथ्स। We use many articles made from nylon, such as socks, ropes, tents, toothbrushes, car seat belts, sleeping bags, curtains, etc. तो मैं तो वो सबसे सिंपल वाला मैंने बताया ही आपको कि रस्सी की तरह यूज़ कर सकते हैं। धागा मैं बोल रहा था, वो थोड़ा सा मैं गलत बोल रहा था। ठीक है, रस्सी की तरह यूज़ कर सकते हैं, वो तो सबसे पॉपुलर एग्जांपल है। आप थोड़ा सा लो कॉस्ट अगर आप सॉक्स खरीदने जाओ तो आपको नायलॉन के मिल जाते हैं। ठीक है, ये बहुत ज़्यादा अच्छा तो नहीं होता, बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल नहीं होता, लेकिन ठीक है, मतलब कम दाम के लिए। अब अगर आपको शूज़ वगैरह पहनने की ज़रूरत है, और शूज़ तो आप बिना सॉक्स के पहनोगे नहीं, क्योंकि बिना सॉक्स के पहनोगे तो शूज़ तो आपका जो फीट है उससे जो वो स्वेट वगैरह रिलीज़ होगा, उसकी वजह से आपके शूज़ के अंदर स्मेल वगैरह ज़्यादा स्टार्ट हो जाता है, वो स्मेल करना स्टार्ट हो जाता है। तो आपका जो शूज़ होते हैं उसकी लाइफ थोड़ी सी कम हो जाती है, या कई बार ऑकवर्ड सिचुएशन हो जाता है। जैसे ही आपने शूज़ निकाले कहीं ऐसे पब्लिक प्लेस पे जहाँ पे शूज़ आपको निकालना मस्ट है, तो वहाँ पे आपने शूज़ निकाल दिया और वहाँ पे स्मेल की वजह से आपको एम्बेरसमेंट फील कर सकते हो। ठीक है, तो इसीलिए कोशिश करनी चाहिए कि सॉक्स वगैरह शूज़ के साथ ज़रूर पहनना चाहिए। ठीक है, तो उसके बाद टूथब्रशेस के जो ब्रूजेस होते हैं, जो उसका जो ब्रश वाला पार्ट होता है, वो जो है किससे वो भी नायलॉन से ही मिलके बना हो सकता है। नायलॉन में भी शाइन तो होता ही होता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नायलॉन के बारे में आगे बता रहा है
कैरेक्टरिस्टिक इसका, नायलॉन फाइबर इज़ स्ट्रॉन्ग, ये हमने पहले डिस्कस कर लिया है वैसे। ये स्ट्रॉन्ग होते हैं, इलास्टिक होते हैं और लाइट वेट होते हैं। It was lustrous and easy to wash, so it became very popular for making clothes. We use many articles made from nylon, such as socks, ropes, tents, toothbrushes, car seat belts, sleeping bags, curtains, etc. ये देखो मैं रिपीट कर रहा हूँ मेरे यहाँ। पैराशूट के लिए जो ये जो ऊपर वाला ये जो कपड़ा यूज़ किया गया है, इसमें भी नायलॉन ही यूज़ किया जाता है, क्योंकि नायलॉन हल्का भी होता है और स्ट्रेंथ इसकी बहुत ज़्यादा अच्छी होती है। ठीक है, इसलिए नायलॉन का यूज़ हम इसमें भी कर सकते हैं, पैराशूट्स में कर सकते हैं। और कई बार क्लाइंबिंग रोप का जहाँ यूज़ हो रहा है तो वहाँ पे हम क्लाइंबिंग रोप में भी यूज़ कर सकते हैं। क्लाइंबिंग रोप नायलॉन का क्यों होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि क्लाइंब अब अगर आप कर रहे हो, आपके रोप का ही अगर इतना ज़्यादा वेट है, रोप को आपको अपने कंधे पे लेके चलना होता है, ठीक है, अपने शोल्डर्स पे लेके चलना होता है। और रोप्स ही अगर बहुत ज़्यादा भारी हों तो आप जो है उनको लेके चल नहीं पाओगे, बहुत जल्दी थक जाओगे, आपको जो है आप बहुत जल्दी टायर्ड हो जाओगे। और अगर आपकी स्ट्रेंथ बहुत जल्दी जल्दी ख़त्म हो रही है, बहुत जल्दी जल्दी कम हो रही है, तो ये आपके लिए बहुत अच्छा नहीं है, क्योंकि अगर आपको क्लाइंबिंग करने जाना है तो आपके स्टेमिना बहुत ज़्यादा होना चाहिए। और ये हैवी चीज़ें अगर आप अपने साथ रख रहे हो तो वो आपके स्टेमिना को कमज़ोर ही करेगा, आपकी स्ट्रेंथ को या आपकी एनर्जी को बहुत ज़्यादा खर्च करवाएगा। ठीक है, इसीलिए कोशिश ये करते हैं ये लोग कि लाइट वेट चीज़ें ही यूज़ करें। ठीक है, इनका आपने देखा भी होगा, यहाँ तक कि अगर वर्कआउट वगैरह जो करते हैं प्रॉपर, जो प्रोफेशनल्स होते हैं, जो जिम वगैरह में जाते हैं, तो उनके जो कपड़े होते हैं वो आप कभी भी नोटिस करना, तो उनके कपड़े बहुत ही लाइट वेट होते हैं। जो पॉपुलर ब्रांड्स हैं जैसे एडिडास, नाइकी, जो स्पोर्ट्स के सामान बनाते हैं, ये अगर कपड़े बना रहे हैं इस तरह के स्पोर्ट्स वेयर्स, तो वो लाइट वेट ही होते हैं। और देखना ये भी उसका ये भी फीचर होता है कि वो बहुत jल्दी सूख भी जाते हैं। ठीक है, तो ये सारा फीचर होना बहुत ज़रूरी होता है, ये सारा फीचर नायलॉन में ज़्यादातर करके मिल जाता है। ठीक है, इसका यूज़ क्या कह रहा है, यूज़ में कह रहा है नायलॉन इज़ ऑल्सो यूज फॉर मेकिंग पैराशूट्स, हमने डिस्कस कर ही लिया, एंड रोप्स फॉर रॉक क्लाइंबिंग, ये हमने डिस्कस ही कर लिया पहले भी वैसे। अ नायलॉन थ्रेड इज़ एक्चुअली स्ट्रॉन्गर देन ए स्टील वायर। अब देखो, इट इज़ अ फैक्ट, इस फैक्ट को आपको याद रखना है कि एक नायलॉन का थ्रेड होता है वो स्टील वायर से भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो सकता है। अच्छा, आपने क्लास 7th में ये भी पढ़ा था कि जो सिल्क होता है, सिल्क से निकला सिल्क जो वायर होता है, सिल्क वायर को अगर आप स्ट्रेच करो और सेम डायमीटर का अगर आप स्टील वायर भी लो, तो ऑलमोस्ट स्टील वायर के बराबर की स्ट्रेंथ रखता है एक सिल्क। ठीक है, सिल्क फाइबर। क्लियर है, ये हमने पहले पढ़ा हुआ था, ये तो बस वैसे ही रिकॉल करा रहा हूँ आपको। आगे बढ़ते हैं, एक्टिविटी के बारे में थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। एक्टिविटी में क्या करने को कह रहा है, टेक एन आयरन स्टैंड विद अ क्लैम्प, टेक ए कॉटन थ्रेड ऑफ अबाउट 60 सेंटीमीटर लेंथ, टाई इट टू द क्लैम्प सो दैट इट हैंग्स फ्रीली फ्रॉम इट, एट द फ्रेश एंड suspend a pan so that weight can be placed in it, add weight one by one till the thread breaks, note down the total weight required to break the thread, the weight indicates the strength of the fiber, repeat the same activity with threads of wool, polyester, silk and nylon, tabulate the data as shown in table, arrange the threads in order of their increasing strength। इसमें क्या कह रहा है कि आपको एक स्टैंड लेना है। ठीक है, इस स्टैंड में ऐसा करके कुछ स्टैंड होना चाहिए, ऐसे कुछ सस्पेंशन होना चाहिए, यहाँ से आप जो है एक धागा लटकाओगे। ठीक है, एक धागा लटकाओगे, सबसे पहले कॉटन का ही धागा लटकाओगे और उसमें जो है कुछ ऐसा बांध सकते हो, वेट रखने के लिए कुछ ऐसा बांध सकते हो। उसमें क्या कर रहा है कि उसमें आप वेट रखे जा रहे हो। ठीक है, वेट इसका इंक्रीज़ करते जाना और तब तक वेट रखते जाना है जब तक ये धागा टूट ना जाए। ठीक है, तो उसके बाद उस जो है उस वेट को यहाँ पे नोट कर लेना है, इस ये वाला जो टेबल दिया हो इसमें। ठीक है, फिर कॉटन की जगह पे हम वुल यहाँ पे लटकाएंगे, कॉटन हटा के। ठीक है, फिर वुल से ऐसे ही हम सस्पेंड करेंगे ढेर सारा वेट और उस वेट को भी यहाँ पे लिखना है। फिर ऐसे सिल्क के साथ करेंगे एक्टिविटी, ऐसे ही नायलॉन के साथ एक्टिविटी करेंगे। ठीक है, फिर इससे हम पता कर सकते हैं, इस एक्टिविटी से हम ये पता कर सकते हैं कि कौन सा सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग फाइबर है। ठीक है, तो ये तो आपको ऑब्वियसली क्लियर हो ही गया होगा। इसमें प्रिकॉशन में क्या कह रहा है, नोट दैट ऑल थ्रेड्स शुड बी ऑफ द सेम लेंथ एंड ऑलमोस्ट ऑफ द सेम थिकनेस। हाँ,
ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर सेम थिकनेस और सेम लेंथ नहीं हुआ तो आप जो एक्सपेरिमेंट कर रहे होगे ये तो सही एक्सपेरिमेंट नहीं हुआ ना। अब मान लो कि एक आदमी की हाइट बहुत ज़्यादा लंबी है और एक आदमी की हाइट बहुत ज़्यादा छोटी है, तो उन दोनों में अगर आप रेस करवाओ तो ये तो फेयर रेस नहीं हुआ ना। रेस फेयर कब होगा? जब आप दोनों की स्ट्रेंथ अच्छी हो, दोनों ही अच्छे एथलीट्स हो, ठीक है, दोनों का रिकॉर्ड बहुत अच्छा हो, तो आप उनको जब आप दौड़ाओगे, पार्टिसिपेट करने को बोलोगे, तो वो एक फेयर रेस होगा, ठीक है। आगे कह रहा है रिपीट द सेम एक्टिविटी विथ थ्रेड्स ऑफ वूल, पॉलिस्टर, सिल्क एंड नायलॉन, टेबुलेट द डेटा। ये हो चुका है, ठीक है। तो आप ऐसे करके कर सकते हो ये। अब इस बार हम वैसे कोशिश करेंगे कि जब से हमारा क्लासरूम प्रोग्राम स्टार्ट होगा, हम क्लास कर रहे होंगे जब से, तब से हम थोड़ा सा एक पर्टिकुलर डे डेडिकेट करते हैं एक्सपेरिमेंट्स को और एक्टिविटीज़ को, ठीक है। तो उसमें क्या होगा कि जितने जितने एक्सपेरिमेंट्स जो हम खुद से कर सकते हैं बिना केमिकल्स के, इसमें इसमें वो केमिकल्स से रिलेटेड जो भी एक्टिविटीज़ होगी वो वाली हम स्किप कर सकते हैं, क्योंकि केमिकल्स हमें अभी तो नहीं मिल सकता। जब तक हमारे पास लैब नहीं होगा तब तक हम केमिकल्स का से रिलेटेड तो एक्टिविटीज़ नहीं कर सकते, लेकिन बाकी सारे एक्टिविटीज़ का हम कोशिश करेंगे कि बाकी सारे एक्टिविटीज़ हम क्लासरूम में ही करें, ठीक है। तो आई होप ये इट विल मेक ईजियर टू अंडरस्टैंड द कंसेप्ट्स। आगे बढ़ते हैं। पॉलिस्टर एंड एक्रिलिक, ये थर्ड टाइप है, ठीक है, पॉलिस्टर एंड एक्रिलिक। तो ये जो है ये सिंथेटिक फाइबर में हमने 3 टाइप पढ़ा था, ठीक है, वो उसमें तीसरा टाइप ये है। इसके बारे में पढ़ते हैं क्या बोलना चाह रहा है। पॉलिस्टर इज़ अनदर सिंथेटिक फाइबर, ऑब्वियसली फैब्रिक मेड फ्रॉम दिस फाइबर डज नॉट गेट रिंकल्ड ईजीली। अब इस फैब्रिक के बारे में क्या कह रहा है कि इस फैब्रिक, अगर पॉलिस्टर से बना हुआ फैब्रिक यूज़ कर रहे हो तो इसमें रिंकल्स नहीं आते हैं, ये मुड़ता बहुत जल्दी नहीं है। जैसे कॉटन वाले कपड़े देख लो कि अगर आपने एक बार बटोर के रख दिया कहीं पे तो वो पूरा मुड़ जाता है, उसको जब तक आप प्रेस नहीं करो तब तक वो पहनने लायक नहीं होता है। लेकिन पॉलिस्टर से बने हुए कपड़ों का क्या फ़ायदा है कि इसको आप कितना भी मोड़ ओड़ के रख दो, उसको वापस एक बार हाथ से ही आप ऐसे उस पर मार दो, ऐसे प्रेस जैसे करते हैं वैसे, तो वो अपने आप से ठीक हो जाता है। मतलब उसमें जो क्रीजेज़ होते हैं वो बहुत कम रह जाते हैं, ठीक है। इट रिमेन्स क्रिस्प एंड इज़ ईजी टू वॉश। जैसे वही स्पोर्ट्स वेयर्स के बारे में बात कर रहा था मैं। स्पोर्ट्स वेयर्स में भी खास करके लोअर वगैरह जो आप लोग पहनते हो वो कई बार पॉलिस्टर का हो सकता है, ठीक है। सो इट इज़ क्वाइट सुटेबल फॉर मेकिंग ड्रेस मटेरियल्स। ऑब्वियसली आपके ड्रेस वगैरह में भी पॉलिस्टर कई बार यूज़ होता है। यू मस्ट हैव सीन पीपल वेयरिंग नाइस पॉलिस्टर शर्ट्स एंड अदर ड्रेसेस। टेरिलीन इज़ अ पॉपुलर पॉलिस्टर। तो पॉलिस्टर के कई सारे टाइप्स हो सकते हैं। पॉलिस्टर के अंदर कई सारे फैब्रिक्स हो सकते हैं जिनके अलग अलग नाम है। उसमें एक नाम है टेरिलीन, ठीक है। टेरिलीन के बारे में क्या कर रहा है? इट कैन बी ड्रॉन इनटू वेरी फाइन फैब्रिक्स दैट कैन बी वुवन लाइक अदर यार्न, ठीक है। तो हम चूँकि फाइबर और फैब्रिक के बारे में बात कर रहे थे, तो फैब्रिक तो इसका बनेगा ही बनेगा, चूँकि हम अभी तक ऊपर पढ़ ही रहे थे इसके बारे में कि इसमें रिंकल्स नहीं पड़ते हैं और इजी टू वॉश भी है और ड्रेसिंग मटेरियल तो है ही एक तरीके का, ठीक है। तो आपके जो ड्रेसेस होते हैं वो मैक्सिमम पॉलिस्टर के ही बनते हैं और वो टेरिलीन हो सकता है उसमें, ठीक है। चलो आज के लिए बस इतना ही रहने देते हैं, बाकी हम नेक्स्ट लेक्चर में कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू।